आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव है जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का। इंग्लिश में बोलें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। बीते साल 5 अगस्त के बाद से डीडीसी का चुनाव जम्मू और कश्मीर में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि होगी। पहले चरण की वोटिंग 28 नवंबर यानी इसी शनिवार को होगी। लेकिन इस लोकल चुनाव ने जिस स्तर का धूम राष्ट्रीय स्तर पर मचाया और जिस तरह से गुपकार अलायंस की बात हुई, फिर हमें लगा कि इस पर एक बातचीत होनी चाहिए। सवाल कई हैं, जैसे कि आखिर ये गुपकार है क्या, बीजेपी इस चुनाव को लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है और कांग्रेस खेमे में असमंजस की वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इस पॉडकास्ट में बात होगी गुपकार अलायंस की और जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी चुनाव की। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं गुपकार से। सबसे पहला सवाल यही है कि इसको गुपकार क्यों कह रहे हैं, इसका नाम गुपकार क्यों है? देखिए, गुपकार तो रोड है। इस रोड पर कश्मीर पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोगों का घर है। इसी रोड पर फारूक अब्दुल्ला का बंगला है। इसी रोड पर महबूबा मुफ्ती का बंगला है। तो उस पे पिछले साल जब 370 धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तो एक मीटिंग हुई थी वहां। उसके एक दिन पहले उन्हें अंदेशा हो गया था कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। तो 4 अगस्त 2019 को एक मीटिंग हुई थी फारूक अब्दुल्ला के बंगले पर। उसमें ये उन्होंने तय किया था कि अगर सरकार कुछ ऐसा करती है जो कश्मीर के उनके हिसाब से कश्मीर के हितों के खिलाफ है, यानी 370 को हटाती है, तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने एक आंदोलन छेड़ेंगे। तो इसी को कह लीजिए वो गुपकार डिक्लेरेशन जो इस साल फॉर्मलाइज हुआ। इस साल फिर से मीटिंग हुई, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की रिहाई हुई मार्च में, और जब बाद में महबूबा मुफ्ती की जब रिहाई हुई अभी कुछ महीने पहले, तब जाके एक और मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फॉर्मली इन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन साइन किया। उसके सिग्नेटरीज में इनकी पार्टी लेफ्ट पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है। इनफैक्ट कांग्रेस भी उन सिग्नेटरीज में है जिन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पर सहमति दी। कांग्रेस अब थोड़ा सा अलग रुख अख्तियार कर रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है गुपकार डिक्लेरेशन का वो है कि 370 को वापस लाना है। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का जो विभाजन हो गया और उससे 2 यूनियन टेरिटरीज निकल का है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इस फैसले को वापस कराना है और स्टेटहुड को भी वापस लाना है। मतलब कि एक 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति जो है उसे वापस बहाल करनी है। जी, ठीक है। ये तो आपने समझाया गुपकार के बारे में। अगर मोटा मोटी समझा जाए तो यही समझ में आ रहा है कि गुपकार अलायंस जो है वो बेसिकली कश्मीर की जो लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसका एक अलायंस है। जी, इसको जब शुरुआत हुई इस साल तो कांग्रेस भी उसमें थी। तब उन्होंने नाम दिया था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये एक पॉलिटिकल आउटफिट है, जैसे कि आप एनडीए समझ ले राष्ट्रीय स्तर पे, या यूपीए समझ ले, या बिहार में महागठबंधन, जो महाराष्ट्र में महाआघाड़ी, वैसे ही जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये एक गुपकार अलायंस, जो पूरा नाम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जो गुपकार डिक्लेरेशन के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हैं, उन पार्टियों का एक अलायंस है। पहले इन्होंने कहा था कि ये चुनाव से तब तक दूर रहेंगे जब तक कि 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती है,
लेकिन डीडीसी जो कि एक नई बॉडी बनने जा रही है, इसको लेके हाल ही में कानून बने, इसका नोटिफिकेशन हाल ही में हुआ। उसके बाद ये पहला चुनाव है ये जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में लोग वोट डालेंगे, ये ऐसा पहला मौका है। इन्होंने कहा कि ये चुनाव में हिस्सा लेंगे, इसके बाद से जम्मू और कश्मीर की सियासत बहुत तेज रफ्तार हो गई है, बहुत गर्माहट आ गई। ठीक है, ये तो आपने समझाया गुपकार अलायंस के बारे में, और जो अभी चुनाव होना है शनिवार, जो पहले फेज की वोटिंग होनी है डीडीसी चुनाव की, वो है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति समझना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि पहले कांग्रेस साथ थी, अब थोड़ा दूर दूर नजर आ रही है इस गुपकार अलायंस से। क्या वजह है कि कांग्रेस रहना भी चाहती है और नहीं भी रहना चाहती है, इतने असमंजस में क्यों है? देखिए, कांग्रेस के असमंजस की जो वजह है वो बीजेपी है। अब बीजेपी जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जब इस फैसले पर थे कि वो चुनाव में हिस्सेदारी नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं धारा 370 हटाने के, और जम्मू और कश्मीर जो पुराना राज्य था उसका दर्जा राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के, और उसके विभाजन की, जिससे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एक अलग बना। जब इन निर्णयों का विरोध कर रही थी ये पार्टियां, तब ऐसा लग रहा था उनके उनके नेता की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो ये इशारा कर रहे थे कि चुनाव में हिस्सेदारी उनकी नहीं हो। तो बीजेपी के लिए वो मुफीद अवसर था। जैसा कि धारा 370 हटाने से पहले जब वहां पंचायत चुनाव हुए थे तो भी इन पार्टियों ने विरोध किया था। तो बीजेपी से जुड़े बहुत सारे कार्यकर्ता वहां वो जीत के आए थे। हालांकि जो पंचायत का चुनाव हुआ था वो पार्टी के लाइन्स पे नहीं हुआ था, तो उसमें पार्टी की जीत हार का मसला नहीं बन पाया था, लेकिन बीजेपी से जुड़े कई लोग, बहुत सारे लोग कश्मीर वैली के अंदर भी जीत के आए थे। वो एक पॉजिटिव साइन था बीजेपी के लिए। लेकिन जब गुपकार अलायंस की पार्टियों ने ये कहा वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये बड़े नाम, सज्जाद लोन उनकी भी पार्टी है इस गुपकार अलायंस में, तो ये बड़े नाम है कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली में बीजेपी की जो पहुंच पैठ बन सकती थी डीडीसी इलेक्शंस में, वैसी पैठ नहीं बन पाएगी सुलभता से। तो बीजेपी अग्रेसिव हुई चुनाव को लेकर, और उस पर उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा। कांग्रेस पे निशाना ये साधा कि जब महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि वो तब, एक बयान उनका आया था कि वो तब तक तिरंगा को नहीं अपना सकती हैं, या उसको कैंट रेज द फ्लैग, द ट्राई कलर, टिल जम्मू कश्मीर गेट्स इट्स ओन फ्लैग बैक। ये उनका स्टैंड था। तो बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने एक के बाद एक ट्वीट किए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल किया कि आप क्या इस रुख से सहमत हैं जो आपकी सहयोगी दल की नेता कह रही हैं। एक और सवाल दागा था उन्होंने, जो फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से था। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि चीन के साथ जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है उससे जो दबाव बन रहा है, तो उस चीन के दबाव की वजह से भारत की सरकार, केंद्र सरकार धारा 370 को वापस लाने के लिए विवश होगी या उस तरफ कदम बढ़ाएगी। यानी करें तो वो प्रेशर काम करेगा। एक तरह से परोक्ष रूप से वो चीन के हस्तक्षेप की बात कह रहे थे। इसको लेकर भी अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साफ तौर पर अपना रुख देश के सामने रखना चाहिए। अब ये एक ऐसी स्थिति आ गई थी जो कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग हो सकती थी अगर उनका एसोसिएशन इन पार्टियों के साथ अभी और लंबा दिखता। तो कांग्रेस की तरफ से फटाफट बयान है कि गुपकार अलायंस से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इन पार्टियों के साथ नहीं है और किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप के साथ नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो ये कहता हो
कि वो भारत के झंडे या भारत के निशान से उसका वास्ता नहीं है, उसका भी वो मतलब नहीं है, तो उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती। ये एक एक डिफेंसिव हो गई कांग्रेस, जो पहले लग रहा था कि अग्रेसिव वो भी होगी एनसी और पीडीपी के साथ। एक और यहाँ एक बात और जोड़ दूं यहाँ कि जब पिछले साल जब मोदी सरकार ने ये रिजोल्यूशन लाया था पार्लियामेंट में कि धारा 370 का ऑपरेशन वहां सीज कर लिया जाएगा और जम्मू और कश्मीर जो पुराना राज्य था उससे दो यूनियन टेरिटरीज निकलेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि ये जो आखिरी पुल है वो पुल खत्म कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच का। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कई बड़े नेता उस वक्त के वो सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे थे, इसके साथ थे। और कांग्रेस के खासकर जो युवा नेता जिनको कहते हैं, वो नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के का शीर्ष नेतृत्व जमीन की हकीकत को नहीं समझ रहा है, जो लोगों का मूड है वो नहीं भांप रहा है और हम उस राय के साथ नहीं जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर धारा 370 हटाने का समर्थन किया था। कांग्रेस ने फौरन बाद एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके अपना पोजीशन थोड़ा नुआंस किया था। उसको ये कहा फिर उन्होंने कि हम जिस तरीके से हटाया गया है उस तरीके के खिलाफ है। उन्होंने धारा 370 की वापस बहाली की मांग तत्काल ड्रॉप कर दिया और आज तक वो उस मुद्दे पर वही है। वो ये नहीं अब मांग कर रहे हैं या अब वो जोर शोर से ये नहीं कह रहे कि हम धारा 370 वापस लाएंगे अगर कभी सत्ता में आए तो। ऐसा वो नहीं कह रहे। ठीक है, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब हम बीजेपी पे आते हैं। बीजेपी एग्रेसिव तो दिखती है डीडीसी चुनाव को लेकर। जी कश्मीर का जो चुनाव है एक बहुत लोकल चुनाव है, वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा तो बन गया है। लेकिन बीजेपी इस बात को छुपा लेती है कि लद्दाख हिंद काउंसिल में वो इसी गुपकार अलायंस की एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी है उसके साथ में है। ये ये है आपको वैसे नॉर्थ ईस्ट में एक और म्युनिसिपल काउंसिल में बीजेपी कांग्रेस के साथ अलायंस में है। खैर, तो यहाँ लद्दाख में है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है करगिल का, उसमें है। और ये जब वहां चुनाव हुए थे तो वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था। तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ वो वहाँ काउंसिल के हिल काउंसिल की सत्ता संभाली थी। बाद में जो पीडीपी के दो जीत कर आए थे काउंसिलर वो बीजेपी में मिल गए। तो और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच समझौता हो गया। वो कांग्रेस के साथ उनकी अनबन हो गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ समझौता किया। तो यहाँ सत्ता में बने रहने के लिए वस्तुतः नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की जरूरत है। और वो कह रही है बीजेपी ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दोनों की पॉलिटिक्स जो है वो राज्य स्तर पे या यूनियन टेरिटरी के स्तर पे अलग है, तो दोनों को मिला के नहीं देखना चाहिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां के नेता ने बोला कि नहीं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो फारूक अब्दुल्ला ही है। लेकिन वो दोनों ही इस बात से लगभग सहमत हैं कि लद्दाख का मसला लद्दाख में निपटेंगे फिलहाल, और जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं उसमें वो मतलब दूसरी रणनीति पे जौन चले। सी गोटी जहां फिट बैठ रही है उसे राजनीति के हिसाब से वहां पे बैठाया जाए। जी, आखिर में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीति करती है उनका उद्देश्य सत्ता में आना होता है, क्योंकि उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम है, पॉलिटिकल बिलीफ, और उस बिलीफ के हिसाब से वो गवर्न करना चाहती है, इसलिए वो सत्ता में आना चाहती है। ठीक है। और लास्ट में बात करना चाहेंगे बीजेपी के एग्रेशन की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव है जम्मू और कश्मीर में। बीजेपी इस चुनाव को लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है और एक नेशनल लेवल का मुद्दा है वो क्यों बन गया? देखिए, बीजेपी आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से तो बीजेपी हर चुनाव को बहुत अग्रेशन के साथ लड़ती है
आप जहां कहीं भी बीजेपी के विरोध में कहीं कुछ है, तो आप देखेंगे उसका पूरा पूरा नेतृत्व, वो कार्डर बेस्ड पार्टी जो जो कहते हैं हम लोग कि बीजेपी है, उसकी झलक मिलती है। आमतौर पे सोचिए कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक किसी यूनियन टेरिटरी में कितना महत्व रख सकता है, किसी ऐसी पार्टी के लिए जो देश के सबसे ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार हो, केंद्र में जिसकी बहुमत की सरकार हो, उसका उस पार्टी का केंद्रीय गृह मंत्री डीडीसी चुनाव को लेकर एक सीरीज ऑफ ट्वीट कर रहा हो और मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय स्तर के मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े दो नेताओं पर सवाल खड़े कर रहा हो, उनसे जवाब मांग रहा हो। ये पार्टी के की लीडरशिप का कमिटमेंट भी दिखाता है, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और यहीं से बीजेपी का अग्रेशन आता है। अब अग्रेशन की वजह जो हमने कुछ देर पहले बात की कि जब गुपकार अलायंस की पार्टियों ने ये तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनके चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी की जो संभावनाएं पहले बन रही थी, उनके एब्सेंस में उन संभावनाओं को थोड़ा झटका लगा। तो उससे निकलने के लिए बीजेपी का कोर एजेंडा क्या होता है? नेशनलिज्म और अग्रेसिव नेशनलिज्म। वो बिल्कुल इस बात को वो कहते हैं ना कि दे वेयर इट ऑन देयर स्लीव्स। वो सारे पार्टियां राष्ट्रवाद को लेकर बहुत गंभीर होती है, वो कांग्रेस हो, वो कोई भी, आप कहीं की भी पार्टी ले ले, कोई भी ये नहीं पार्टी कहती है कि वो नेशनलिज्म पे पीछे हटेगी। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमेशा बाकी पार्टियों से ज्यादा बढ़ के बोलती है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर जो इत्तेफाक से एक ऐसा इलाका है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय नजर रहती है, भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण से लेकर उस वक्त से लेकर अभी तक उसके इतिहास इसकी वजह है। तो उसकी वजह से वो जो अग्रेशन और ज्यादा निखर के आता है बीजेपी के अंदर, और ये है उनको हर चुनाव वो जीत के लिए लड़ रही है। कांग्रेस में आप देखेंगे बिहार में जो चुनाव हुए, तो अभी कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि उतना अग्रेशन नहीं था। यूपी में बाइपोल्स हो रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता वहां नहीं गए, जबकि बीजेपी के बड़े नेता वहां थे। मुख्यमंत्री जो तीसरे चौथे सबसे बड़े और पॉपुलर नेताओं में से माने जाते हैं बीजेपी के, वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कम से कम एक दो सभाएं की। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो इलेक्टोरल अग्रेशन उतना नहीं दिखता है। ये कांग्रेस के अपना उनका एक उनकी प्रकृति है, उनका नेचर है, और बीजेपी का ये नेचर है चुनाव लड़ने को लेकर। तो ये अग्रेशन आप इस वजह से देखें। शुक्रिया प्रभास जी अपना समय देने के लिए। और आज हमने इस पॉडकास्ट में बात की कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जो शनिवार को डीडीसी का चुनाव होना है, उससे पहले वहां पे क्या स्थिति है, बीजेपी इतनी एग्रेसिव क्यों है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और गुपकार अलायंस को लेकर जो बातें कही गई हैं उसके क्या मायने हैं, उसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।